हैं चैप्टर जिसका नाम है वाइंडिंग अप। और ये चैप्टर किसका है? ऑफ कोर्स ये है लॉ का चैप्टर। ठीक है, लॉ वाले सब्जेक्ट का चैप्टर है ये। और इसमें हम देखने वाले वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये चैप्टर चालू करने के पहले ना मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखा हूँ जो हमको चैप्टर शुरू करने के पहले याद रखना है। अच्छा, इसमें ना इस चैप्टर में कुछ कमिटीज़ आने वाली हैं। क्या आने वाली है? कमेटी। तो कौन सी कमेटी है? सबसे पहले तो हम याद, भले इसमें पहले लिखा हुआ है कि सेल कमेटी, लेकिन हम इसको याद करेंगे वाइंडिंग अप से, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाइंडिंग अप। तो पहली कमेटी हो गई मेरी वाइंड अप कमेटी। अब दूसरी कमेटी कौन सी है? एडवाइजरी कमेटी। और तीसरी कमेटी है सेल कमेटी। लेकिन हम इनका सीक्वेंस याद करेंगे इनके सेक्शन नंबर से। अच्छा, इन सब के सेक्शन नंबर याद करना बहुत आसान है। देखो, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, और पहली कमेटी का चैप्टर, हमारा जो पहली कमेटी का सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 277। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से आया सेक्शन नंबर 277। और पहली कमेटी क्या है? जो चैप्टर है वो एक तो वाइंडिंग अप कमेटी। तो सबसे पहले पहली कमेटी का नाम क्या है? वाइंडिंग अप कमेटी। अब इसके अंदर ये जो होता है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ कमेटी के नंबर याद करने की कोशिश करते हैं सेक्शन के। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हर कमेटी के इसमें बीच में डिफरेंस कितना है? 5 सेक्शंस का। ठीक है, तो 277 से आप 5 गिनो, 71, 78, 79, 80, 81, 82। तो दूसरी कमेटी कौन सी है? सेल कमेटी, सेक्शन नंबर 282। और तीसरी कमेटी फिर से 5 का डिफरेंस होगा तो 287, और यह है एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इसमें 12 मंथ्स लिखा हुआ है। अब क्यों लिखा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम अभी याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में तो करनी है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे चैप्टर की शुरुआत। अब इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? कुछ खास नहीं बोला है। इसने बोला कि वाइंडिंग अप में आपको दोनों चीज़ देखनी है, चाहे वो कंपनी एक्ट के हिसाब से हो या फिर IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टेसी एक्ट हिसाब से भी हम देख सकते हैं क्या चीज़ को? वाइंड अप को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो इसमें क्या बोला है इसने? दैट प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई टू द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। तो पार्ट 1 में हम ट्रिब्यूनल वाली वाइंड अप की बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल वाइंड अप में कितने सेक्शन कवर होते हैं? तो 71 से लेके 303। कितने सेक्शन कवर होते हैं? 71 से 303। ठीक है, अब सबसे पहला सेक्शन है 271। और 271 क्या होता है कि कब सर कौन से सर्कमस्टेंस में इसमें हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल से हम कब वाइंड अप कर सकते हैं? तो हमें तो बस याद करना है। तो शुरुआत करते हैं कि इसमें कितने पॉइंट है। तो भाई साहब इसमें है 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब 5 पॉइंट्स में मेरे को जहाँ तक अभी याद है उसमें से लास्ट पॉइंट क्या है? जस्ट एंड इक्विटेबल। जैसे हमारा एक हर इसमें होता है ना अदर रीजंस, तो वैसे इसमें कौन सा रीज़न है? जस्ट एंड इक्विटेबल। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है, कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में हम वाइंड अप कर दें, तो वो ऐसा कर सकता है। दूसरा मुझे जो याद आता है वो है अगर उसने इंडिया के खिलाफ़ कुछ किया। तीसरा, अगर उसने लोगों के खिलाफ़ कुछ किया। चौथा मुझे याद है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ़ कुछ किया हो। और पाँचवा हमें नहीं याद है। तो चलो पांचों पॉइंट एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इफ़ द कंपनी हैज़ बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जो हम भूल गए थे। अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा ये रिजॉल्व कर लिया हो कि कंपनी को वाउंड अप करना है, तो यस, हमको वाउंड अप करना है। फिर दूसरा आता है इंडिया वाला रीज़न। ठीक है, दूसरा कौन सा रीज़न है हमारा? इंडिया वाला रीज़न। और इंडिया वाले रीज़न में हम क्या देखने वाले हैं कि इफ़ द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट। ठीक है, अगर इंडिया के खिलाफ कंपनी ने एक्ट किया है तो ये वाला क्लॉज आएगा। कौन सा? बी वाला। ठीक है, अगर कंपनी ने एक्ट किया है अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट वो कैसे एक्ट कर सकता है? इंडिया एज अ सोवरेन कंट्री, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। तो सबसे पहले इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ अगर उसने काम किया है तो हम उसको कर देंगे बाउंड अप। ठीक है, अब इंडिया में क्या होते हैं? स्टेट्स। ठीक है, तो इंडिया में क्या होते हैं? स्टेट्स, और इस स्टेट्स की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो स्टेट्स की सिक्योरिटी के खिलाफ काम किया है। तो फिर इंडिया की बात तो हो गई, इंडिया और उसके स्टेट्स की। अब अगर फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश की है तो फिर हम वाइंड अप हो सकता है। और फिर क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, PODM। ठीक है,
PODM, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। तो 3 पॉइंट तो हो गए। पहला पॉइंट क्या था अपना, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला। अगर ये कंपनी ने बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व कर लिया हो कि हमको बाउंड अप करना है, पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया स्टेट या फिर फॉरेन स्टेट। अच्छा, इंडिया के खिलाफ कैसे कर सकते हैं, तो सोवर्जिनिटी या फिर इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर काम किया है तो। दूसरा है स्टेट्स है तो स्टेट्स की सिक्योरिटी। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन। और फिर 3 कॉमन पॉइंट है, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। अब आगे चढ़ते हैं, हमने 3 पॉइंट तो पढ़ लिया, अब 2 पॉइंट तो पढ़ लिया। अब हमारा आ रहा है चौथा पॉइंट, ऑन एन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑन एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, तो ये एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रार या फिर कोई भी और पर्सन जो कि ऑथोराइज़ किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसने उसको ऑथोराइज़ किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और कैसे किया उसको, बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, तो फिर ट्रिब्यूनल और फिर उसको ट्रिब्यूनल को क्या करना है, इस ओपिनियन पे लाके खड़ा करना है। क्या ओपिनियन होगा कि affairs of the company have been the affairs have been conducted in a fraudulent manner। तो क्या अफेयर्स जो हैं वो कैसे हुए हैं, फ्रॉडुलेंट मैनर में, या फिर कंपनी ने फ्रॉडुलेंट पर्पस के ही लिए अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया था। तो क्या लिखा है, द कंपनी वॉज फॉर्म फॉर फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, और द पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉड, मिसफियंस और मिसकंडक्ट। ठीक है, उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, मिसफियंस किया है या फिर मिसकंडक्ट किया। अच्छा, अब यहाँ से ना एक चीज़ अच्छे से सोचो। मान लो कि किसी कंपनी को हमने फॉर्म कर ली, ठीक है, फिर उसमें किसी ने फ्रॉड, मिसफियंस या फिर मिसकंडक्ट कर दिया, तो क्या आप कंपनी को राउंड अप कर दोगे? नहीं। तो उसी के लिए इस क्लॉज में ये एडिशनल लाइन यूज हुई, इन कनेक्शन देयर विथ, यानी उस फॉर्मेशन के कनेक्शन में अगर उन्होंने कोई फ्रॉड, मिसफियंस या फिर मिसकंडक्ट किया है और ये प्रॉपर होगा कि हम कंपनी को बाउंड अप कर दे, तो फिर कंपनी बाउंड अप हो जाएगी। तो अब हमने 3 पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा पॉइंट था इंडिया के खिलाफ सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी, स्टेट की सिक्योरिटी और फॉरेन के साथ फ्रेंडली रिलेशन। और उसके बाद 3 जनरल पॉइंट थे, PODM यानी कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो ये 2 पॉइंट हो गए थे। अब तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरे पॉइंट में हमने देखे थे कि तीसरे पॉइंट में भी 3 पॉइंट हैं। तो तीसरे पॉइंट के 3 पॉइंट शुरू करने से पहले हमको ये देखना है कि भाई ये वाले 3 पॉइंट कब एप्लीकेबल होंगे। तो ये एप्लीकेबल तब होंगे जब रजिस्ट्रार या फिर अदर पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन देता है ट्रिब्यूनल को, और उस एप्लीकेशन द्वारा वो ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई करा लेता है कि वो ऑर्डर दे दे इसके वाइंड अप का। अब सब्जी भी अभी बेचना है यार, इनको यार रिकॉर्ड नहीं करने देते। खैर छोड़ो। द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। तो इसमें अब जो हम 3 पॉइंट है ना वो शुरू करें। भाई ये सब्जी वाले के कारण ये ग्लिच आया है, नहीं तो नहीं आता। अब द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट, अब ट्रिब्यूनल किस ओपिनियन का है, हमको उसके ओपिनियन पे लाके खड़ा करना है। तो क्या ओपिनियन है कि जो हमारे कंपनी के अफेयर्स हैं वो कैसे कंडक्ट हुए हैं, फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, मतलब कंपनी के अफेयर फ्रॉडुलेंट मैनर में है। और कंपनी बनी किस लिए थी, फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस के लिए बनी थी। और या फिर जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है वो लोग गिल्टी पाए गए हैं किसके, फ्रॉड, मिसकंडक्ट और मिसफियंस के। लेकिन ये लोग अब अगर अपनी गलती के कारण फ्रॉड किए हैं तो उसका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब वो कनेक्शन विद द फॉर्मेशन के फ्रॉड के लिए गिल्टी या मिसफियंस या फ्रॉड या जो भी है ये पाए गए हैं। तो ऐसे करके हमने कितने पॉइंट कर लिए, 3। अब आता है नंबर 4, जिसमें कि हम देखने वाले क्या कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया हो। अब किस टाइप का डिफ़ॉल्ट किया हो, रजिस्ट्रार के साथ डिफ़ॉल्ट किया हो। तो रजिस्ट्रार के साथ उसने क्या डिफ़ॉल्ट किया हो, रजिस्ट्रार को आप कंपनी बनने के बाद क्या देते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर उसने 5 साल तक कंजिक्यूटिव ईयर्स यानी लगातार 5 साल तक उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं सबमिट किए हैं रजिस्ट्रार को, तो फिर वो हो जाएगी क्या 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 बाउंड अप। और लास्ट वाला तो हमने देख लेते, द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट जस्ट एंड इक्विटेबल की कंपनी बाउंड अप हो जाए। फिर यहाँ पर एक बार बहुत ही सिंपल और अच्छे से फॉर्मेट में दिया हुआ है क्या, उसका चार्ट। उसमें पहला क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, फिर तीसरा क्या है, रजिस्ट्रार के एप्लीकेशन पे, या फिर इसमें
किसी एप्लीकेशन किसकी भी हो सकती है, नोटिफाइड बाय द पर्सन, उसमें उसको 3 चीज़ प्रूफ करनी है, याद होंगी 3 चीज़, फिर डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न या फिर जस्ट एन इक्विटेबल। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। हमने अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा है, 271, और हमारा सेक्शन कहाँ से कहाँ तक चलता है, 271 से लेके 303 तक। और 270 क्या बताता था कि पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं ट्रिब्यूनल वाले वाउंड अप की। अब बात करते हैं हम कि पिटीशन फॉर वाउंड अप, जो कि है सेक्शन नंबर 272, पिटीशन फॉर वाउंड अप। अब कौन कौन पिटीशन दे सकता है, मतलब कौन कौन बोल सकता है कि हाँ भैया वाउंड अप कराओ। तो इसमें ना एक चीज़ को याद कर लेना और बाकी तो आपको बन जाएंगी। तो इसमें एक चीज़ है कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक, कॉन्ट्रीब्यूटरी ये वाला वर्ड हमको याद रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी इसमें अलग वर्ड है। तो बाकी कौन बचा, तो देखो जो ऊपर वाले थे ना वही बाकी बच जाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा आ गया, सबसे पहला हमारे पास आ गया कंपनी खुद, क्योंकि वो तो पहला ही पॉइंट था स्पेशल रेजोल्यूशन वाला। दूसरा कौन था, कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूट, क्योंकि हमने याद कर लिए। और ऑल और एनी ऑफ द अबव मेंशन पर्सन, यानी कि ये दोनों या फिर इनमें से कोई एक, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे, फिर कौन है, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के बाद और कोई बाहर का आया क्या, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगी, एनी पर्सन ऑथोराइज्ड के द्वारा। और फिर तीसरा क्या आया था, इन केस ऑफ कंपनीज कंडक्टेड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब यहाँ पर देखो हमने इतने अच्छे से याद किया, उसका फ़ायदा देखो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्यों आया, क्योंकि उस वाले केस में सब्जी नहीं बेचना था। उस केस में हमारे पास 2 चीज़ें थी, क्या हमारे पास थी कि स्टेट की सिक्योरिटी और सेंट्रल की क्या, इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी, है ना, और फॉरेन के रिलेशन। तो फॉरेन वाला नहीं करेगा, फॉरेन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, पर कौन सा सेक्शन रहा है, 272, और पॉइंट कौन सा है, 2, पिटीशन बाय द कंट्रीब्यूटरी, मतलब कंट्रीब्यूटरी कब पिटीशन देगा। तो कंट्रीब्यूटरी का पिटीशन कब देगा मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने याद कर लिया, मतलब मेरे को समझ नहीं आया, तो हम सिर्फ इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अ कंट्रीब्यूटरी शैल बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन, वो पिटीशन दायर करने के लिए कब इंटाइटल्ड होगा, तो वो तभी होगा जब उसके नाम पर वो शेयर्स होंगे या फिर उसको पिछले 6 महीनों में वो शेयर उसके नाम कर दिए गए हों 18 मंथ पहले, मतलब जब भी कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हो रहा है उसके 18 मंथ्स पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के 18 महीने पहले अगर कम से कम 6 महीने तक उसके नाम पर वो शेयर्स हैं, ठीक है, तो वो इंटाइटल हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में करेगा, शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, वो शेयर जिनके रिस्पेक्ट में वो कॉन्ट्रीब्यूटरी, देखो फिर से, शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम वर आइदर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम। हो सकता है कि वो किसी शेयर्स के बीच में, देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी के पास सामने वाले के भी शेयर्स हो सकते हैं और खुद के भी शेयर्स होते हैं, तो वो दोनों के लिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूटरी, और जिन शेयर्स के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है, और दूसरा है कि कुछ ऐसे शेयर्स जिनके जो उसको ओरिजिनली अलॉट हुए थे, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम, ठीक। और वो रजिस्टर इन हिज नेम कब हुए, वो तो हमने पढ़ लिया कि भैया 6 महीने में हुआ। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी कैन फाइल पिटीशन 2, मतलब वो पिटीशन फाइल कर सकता है, फिर भी जबकि ऐसा हो जाए तो भी वो पिटीशन फाइल कर सकता है। तो इसमें क्या क्या वर्ड यूज़ हो और क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले ही मे बी द होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, वो फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल का होल्डर हो सकता है ना, जो खुद के शेयर अपने रिस्पेक्ट में लगा, हम ऐसे समझ लेते कि वो वाली बात हो रही है। फिर दूसरा है कंपनी के पास कोई एसेट ना बचा हो उसको देने के लिए। फिर तीसरा है कंपनी के पास कोई सरप्लस एसेट भी ना बचा हो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब सरप्लस एसेट भी ना हो और फुल्ली शेयर पेड अप शेयर कैपिटल भी ना हो, तो भी वो कंट्रीब्यूटरी फाइल कर सकता है पिटीशन। अच्छा, अब दूसरी पिटीशन किसकी है, रजिस्ट्रार की, ठीक है। हमने ऊपर जो पॉइंट पढ़ा था हम उसी को एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो की था क्या, कंपनी, तो कंपनी का तो स्पेशल रेजोल्यूशन हमने वहीं पढ़ लिया था, इसलिए अब हम कंपनी की बात फिर से नहीं करेंगे। अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे कंट्रीब्यूटरी की। तो कंट्रीब्यूटरी के बारे में हमने बातें देख ली कि वो कब कब कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रार की। तो रजिस्ट्रार कब कर सकता है, प्रोवाइडेड, देखो, द रजिस्ट्रार इज इंटाइटल्ड टू पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ दैट सेक्शन, मतलब अगर उसने स्पेशल रेजोल्यूशन भर दिया है तो फिर उसके अलावा जो भी है तब वो कर सकता है रजिस्ट्रार, यानी पिटीशन दायर, ठीक है।
लेकिन इसमें अब दो प्रोविजन आ गए, ठीक है। सबसे पहले प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन, ऐसा करने के लिए उसको क्या चाहिए, पहले प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रार को सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए क्या, सेंक्शन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट अकॉर्डेड सेंक्शन। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंक्शन कब नहीं देगी, जब तक एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी गई है। किसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, तो कंपनी को, ठीक है। जब तक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है कंपनी को, तब तक वो नहीं कर सकता है प्रेजेंट। अब उसके बाद आता है पिटीशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी। अच्छा, अब हमने दो लोग की प्रेजेंटेशन देख ली। सबसे तो कंट्रीब्यूटरी की, तो कंट्रीब्यूटरी कब कर सकता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वो किस के लिए कर सकता है, उन शेयर के लिए जो कि उस फुल्ली पेड अप जो कि उसके नाम पर है, दूसरे जिसके लिए वो एज अ कंट्रीब्यूटरी है और वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो गए हो, कब, विद इन फॉर एटलीस्ट, मतलब कम से कम उसके नाम पर कितने दिन तक रहे हो, 6 महीने के लिए। अच्छा, ये पीरियड 6 महीने का कब तक है, जो पिछले 18 महीने हैं, ठीक है। उन 18 महीनों में से 6 महीने में वो उसका क्या रहा हो, रजिस्टर्ड इन हिज नेम रहा हो, ठीक है। और ये 18 महीने कब शुरू होंगे, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। और हैव डिवॉल्व थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर, ये हम पढ़ना भूल गए थे। या फिर हो सकता है कि वो उसे डेथ के कारण मिले हो फॉर्मर होल्डर की। अच्छा, और कंट्रीब्यूटरी कभी भी एप्लीकेशन कब दे सकता है, ही में फाइल एन एप्लीकेशन फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल्स के लिए। ही में बी द होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, वो होल्डर हो सकता है फुल्ली पेड अप शेयर्स का। कंपनी के पास कोई एसेट ना बचे हो, कंपनी के पास कोई सरप्लस भी ना बचा हो, तो भी वो दे सकता है अपना। अब बात करते हैं हम पिटीशन रिप्रेजेंटेड बाय द कंपनी। अब कंपनी जब पिटीशन देती है तो उसको क्या करना है। अब देखो, हमने ऊपर तो बोल दिए थे कि नहीं वो तो बस स्पेशल रेजोल्यूशन देना, तो नहीं, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ एक और चीज़ देनी है, और वो चीज़ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब तक वो एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ नहीं होगी, तब तक वो पिटीशन नहीं दे सकती है कंपनी। कॉपी ऑफ पिटीशन विद द रजिस्ट्रार। अब क्या करना है, कॉपी ऑफ द पिटीशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल ऑल्सो बी फाइल विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। कॉपी ऑफ पिटीशन जो जारी है वो हमको किसको देना है, ट्रिब्यूनल को भी देना है और रजिस्ट्रार को भी देना है। और रजिस्ट्रार बिना किसी गड़बड़ी के सबमिट करना है उसको अपने व्यूज़। क्या सबमिट करना है उसको, अपने व्यूज़। और किसको सबमिट करेगा, वो ट्रिब्यूनल को, क्योंकि हम एप्लीकेशन भी पहले किसको दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल को। 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच पिटीशन। अब इसमें जो हम भूल जाएंगे, हमको क्या याद रहेगा कि उसको जाके वो एप्लीकेशन को भी ट्रिब्यूनल को देना है, तो नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ देना है 60 दिन के अंदर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन के। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 273, इसके पहले हमने पढ़े थे 272, 271 में हमने पढ़े थे कौन कौन कर सकता है। 271 में हमने क्या पढ़े थे, हमने 271 में पढ़े थे कि कब हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस। 272 में हम पढ़ रहे हैं पिटीशन कौन दे सकता है। अब हमारे हैं 273 में कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होती है। तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होती है, तो जब भी ऐसी कोई पावर आवर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या याद रखना है हमको, अदर ऑर्डर्स, ठीक है। एक नंबर तो मेरा यहाँ से पक्का हो गया, अदर ऑर्डर्स दिस में डीम फिट। अच्छा, अब एप्लीकेशन किस लिए आई है, भैया वाइंडिंग अप के लिए आई। तो मैं क्या बोलूँगा, अब वाइंडिंग अप के लिए सामने वाला मतलब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि नहीं भैया मत करो, तो वो बोलेगा कि डिसमिस कर देगा विदाउट कॉस्ट, विद कॉस्ट, चाहे जो उसकी मर्जी हो, ठीक है। दूसरा वो बोलेगा कि हाँ चलो इसको कर दो लिक्विडेट, तो फिर दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, एंड ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, फिर से विद और विदाउट कॉस्ट, ठीक है। पहली चीज़ क्या हो गई, उसने बोला कि मैं डिसमिस कर देता हूँ, नहीं मत करो वाउंड अप। दूसरा उसने बोला कि वाउंड अप कर दो, ठीक है। या तो मान लेगा या तो नहीं मानेगा। अब मान लिया या तो नहीं माना, तो अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है इसके बीच में, क्योंकि पॉइंट तो इसमें मेरे को 5 दिख रहा है, तो बीच के 2 और तरीके देखने हैं। तो बीच को हम क्या बोलते हैं, मिडिल को हम बोलते हैं क्या, जब भी कोई चीज़ बीच में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम। जैसे हमारा होता है इंटर मतलब बीच का। तो इसके लिए वो कोई भी इंटरिम ऑर्डर जो उसको अच्छा लगता है वो पास कर सकता है। तो और इसके साथ हमारे पॉइंट नंबर हो गए हैं 4। अब बचा केवल 5वां पॉइंट। एक और ऑर्डर वो देगा, किस बारे में ऑर्डर देगा, प्रोविजनल लिक्विडेटर के बारे में। और ये प्रोविजनल लिक्विडेटर कब तक होगा, जब तक
वाइंड अप का ऑर्डर ना आ जाता है तब तक। तो एक्चुअली में ना ये उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उसके पास ऑप्शंस तो केवल दो ही हैं, ठीक है। ऑप्शंस उसके पास कितने हैं? दो। और वो पहला ऑप्शन है वो एक्सेप्ट कर ले, या फिर दूसरा ऑप्शन है वो डिसमिस कर दे। एक्सेप्ट या डिसमिस वो दोनों चीज़ों में क्या करेगा, विद या विदाउट कॉस्ट कर सकता है। तीसरा, अब मान लो कि उसने, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्टेंस के बाद बातें कर रहा है वो, कि वो बीच में भी कोई ऑर्डर दे सकता है। जैसे एक पावर ऑफ रेगुलेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, लिक्विडेटर को हम बीच में कभी कभी क्या होता है कि उसकी चीज़ों को रोकने का या उसके पावर्स को कम करने के ऑर्डर दे सकते, तो वो इंटरिम ऑर्डर हो गया। और फिर उसका ये तो काम ही होता है ना कि वो प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करे, तो ये तो उसका काम है, तो ये ऑर्डर वो कर सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हम। उसके पास पावर्स हैं इनमें से कोई भी ऑर्डर को करने की, यानी वो कभी भी इन ऑर्डर्स को कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डिसमिस हो गई तो फिर उसके बाद तो कोई ऑर्डर की संभावना ही नहीं बचती है। फिर से एक बार समझिए, देखते हैं। डिसमिस, इंटरिम ऑर्डर, प्रोविजनल लिक्विडेटर, मेक ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, या फिर एनी ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। अच्छा, अब ये टाइम ऑफ ऑर्डर क्या है? तो टाइम ऑफ ऑर्डर क्या है? एनी ऑर्डर अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी मेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। मतलब कितने दिन में उसको करना है? द ऑर्डर अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी मेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। तो पिटीशन के प्रेजेंट होने के विद इन 90 days हमको क्या कर देना है? ऑर्डर कर देना है। अब 90 डेज, सबसे पहले हमने क्या पढ़ते हैं 60 डेज, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं 90 डेज। 60 डेज में क्या करना था हमको? जो पिटीशन आई है उसके ऊपर व्यूज़ देने थे, और वो व्यूज़ कौन देगा? रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार व्यूज़ किसको देगा? तो ट्रिब्यूनल को देगा, और वो ही व्यूज़ वो देगा 60 डेज में। अब यहाँ पर टाइम क्या है? ऑर्डर एंड ऑर्डर अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी मेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। तो ये जो पिटीशन वाले हैं वो 60 डेज भी इसमें कवर है, ठीक है। मतलब उस पिटीशन पर व्यूज़ किसके आए थे? रजिस्ट्रार के। तो उस रजिस्ट्रार के व्यूज़ के 30 दिन के अंदर अंदर इसको दे देना है, ठीक है, अपना डिसीजन। अब ये डिसीजन कौन देने वाला है? ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल देने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, एन ऑर्डर अंडर दिस सब सेक्शन, ठीक है। ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हमने पढ़ी है, उसमें से कोई भी ऑर्डर वो दे सकता है। कितने दिन में? 90 डेज में। यानी इसका ये मतलब नहीं कि हमको वो कंप्लीट करनी है, वो ऑर्डर दे सकता है कंप्लीशन का, ठीक। अब नोटिस टू द कंपनी ऑन अपॉइंटिंग ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर अंडर क्लॉज सी, ठीक है। क्लॉज सी, क्लॉज सी, क्लॉज सी, क्लॉज सी क्या है? ये है प्रोविजनल लिक्विडेटर को जो अपॉइंट किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल। तो जब ट्रिब्यूनल एक अपने अपॉइंट करेगा किसको? प्रोविजनल लिक्विडेटर को, तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटीमेशन। अच्छा, किसको इंटीमेशन देगा वो? बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर अंडर सी द ट्रिब्यूनल शैल गिव अ नोटिस। किसको नोटिस देगा वो? भाई कंपनी को देगा, है ना। और कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन बना ले। अनलेस फॉर स्पेशल रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद सच नोटिस। यानी ये कंपलसरी नोटिस नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि हम ये नोटिस ना दें तो चाहे तो ना भी दे प्रोविजनल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट का नोटिस, और वो बोले कि भैया ज़रूरी नहीं है कि आप हमको रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक। अब आता है अगला पॉइंट जो कि है ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज़ टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। ट्रिब्यूनल को रिफ्यूज़ नहीं करना है। क्या रिफ्यूज़ नहीं करना है? ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज़ टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द ग्राउंड्स। केवल और केवल इन ग्राउंड पर उसको रिफ्यूज़ नहीं करना है एक वाइंड अप ऑर्डर। और वो ग्राउंड्स क्या है कि भैया एसेट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के एसेट है ना, एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन मॉर्टगेज, यानी उनको हमने गिरवी रख दिया है, और उसको इतनी अमाउंट पे गिरवी रखा है कि वो इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ दोज एसेट, यानी वो एसेट पूरे के पूरे एसेट की वैल्यू के बराबर ही हमने लोन लेके रखा है, ठीक है। और दैट कंपनी हैज़ नो एसेट, या फिर कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है। एक बार फिर से देख रहे, द ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज़, मतलब उसको मना नहीं करना है। मतलब ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं बोल सकता कि जो डिसमिसिंग ऑर्डर है ना, कि भैया मतलब द ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज़ टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। यानी ट्रिब्यूनल को केवल इसलिए वाइंडिंग अप ऑर्डर, मतलब वो ऐसा ना बोले कि वाइंड अप मत करो क्योंकि बहुत लोगों का लोन आपके पास फंसा हुआ है और वो लोन का मॉर्टगेज लगभग पूरे एसेट के ही बराबर है, इसलिए वाइंड अप मत करो। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो
मतलब इस रीज़न से उसको रोका नहीं जा सकता, या फिर इस रीज़न से कि कंपनी के पास कोई एसेट ही नहीं है तो वाउंड अप के बाद किसको क्या मिलेगा क्या, तो इस रीज़न के कारण वाउंड अप को नहीं रोका जा सकता है। ट्रिब्यूनल में मेक ऑर्डर फॉर एनी अदर रेमेडी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड वेयर अ पिटिशन इज प्रेजेंटेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल। लास्ट वाला पॉइंट जो हमने सबसे फर्स्ट में याद किया था कि अगर उसको जस्ट एंड इक्विटेबल रीज़न है कि कंपनी को वाउंड अप कर लेना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल में refuse to make an order of wind up if it is of the opinion that some other remedy is available to petitioners and that they are acting unreasonably in seeking to have the company wound up instead of pursuing the other remedy। अब इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। Where a petition is presented on the grounds that it is just and equitable that a company should be wound up, मतलब अगर पिटीशन केवल और केवल इन ग्राउंड पे फाइल की गई है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए कि कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए, तो ट्रिब्यूनल के पास ये ऑप्शन है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप अगर उसके पास ये ओपिनियन है कि कोई और रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है, और पिटिशनर केवल और केवल अनरीजनेबली एक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक वाउंड अप को सीक करने में इंस्टीड ऑफ परसुइंग अदर रेमेडी। ठीक, अब मेरे को लगता है कि हमने यहाँ पर कुछ गलत समझे थे। तो यहाँ पर क्या लिखा था, द ट्रिब्यूनल इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट अ कंपनी शुड बी वाउंड अप। तो हमने गलत यहाँ नहीं पढ़े थे, लेकिन उसने हमें अपने आप सही कर दिया यहाँ पर कि ये एप्लीकेशन ही इन ग्राउंड पर फाइल हुई हो कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है। तो हमको क्या बोलना है, अगर ऐसा लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है, हमको लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, तो हमको सबसे पहले पता करना चाहिए कि कोई और रेमेडी अवेलेबल है क्या, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अनरीजनेबली एक्ट कर रहे हैं राउंड अप के लिए। ठीक, अब आते हैं हम डायरेक्शन फॉर फाइलिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने सबसे पहले कहाँ पढ़े थे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में हमने सबसे पहले कहाँ पढ़े थे? हमने इसके बारे में पढ़े थे कि जब कंपनी वाउंड अप होती है अपने ही, मतलब पिटीशन जब कंपनी फाइल करती है, पिटीशन कौन फाइल करता है? कंपनी। तो जब भी कंपनी अगर पिटीशन फाइल करती है तो उसको क्या देना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये हमने पहली बार पढ़े थे। मैं इसके बारे में कोई अपना कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने वहाँ पर पढ़े थे, क्योंकि जब ये सेक्शन बताएगा तो उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स अफेयर। देखो क्या बोला है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है किसको? कंपनी को। वेयर अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप इज फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय एनी पर्सन अदर देन द कंपनी। अच्छा देखो, जब कंपनी फाइल कर रही है तो कंपनी को तो देना ही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लेकिन अगर कोई और पर्सन फाइल कर रहा है क्या? एप्लीकेशन फॉर वाउंड अप, तो फिर क्या बोल रहा है वो कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है अगर वो प्राइमा फेसी इस बात से सेटिस्फाई हो कि ये केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही है, तो बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी। तो फिर वो बाय ऑर्डर डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि वो अपने ऑब्जेक्शंस दे, ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्शंस दे विथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। भैया जो भी हमने प्रॉफिट लॉस जो भी है रेवेन्यू वही चीज़ हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बता देंगे। अफेयर्स यानी वो वाला अफेयर्स नहीं है ये। अफेयर्स का मतलब है कि हमने जो भी काम धंधा किया है उसके बारे में हमको बताना है। तो हमने अगर उसको बता दिया अपने अफेयर्स के बारे में, और अब हम उससे क्या लेंगे? ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पर वर्ड ऑब्जेक्शन क्यों यूज़ हुआ है? तो ऑब्जेक्शन यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है कि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बता रहे हैं कि हाँ, तो ये तो आपने सिर्फ बता दिया, तो इसके खिलाफ उसके ऑब्जेक्शन भी तो आपको देने पड़ेंगे ना कि क्यों ऐसा। ऑफकोर्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं होगी, इसीलिए तो वाउंड अप के लिए जा रहे हैं लोग, तो उसको अपने ऑब्जेक्शन भी देने हैं साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसलिए यहाँ पर क्या, अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्शंस उसको देना है। और कितने दिन में? जल्द से जल्द, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। जैसे ही उसने ऑर्डर दिया ना, तो 30 दिन में उसको फटाक से क्या करना है? उसको देना है अपना ऑब्जेक्शन प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वेयर पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल, अब यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ है, वेयर पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल बाय एनी पर्सन अदर देन द कंपनी। इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? अदर देन द कंपनी, क्योंकि जब कंपनी करेगी वो तो बिना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के कर ही नहीं सकती। तो अगर अदर देन कंपनी किसी ने भी किया है तो एक मौका दिया गया है किसको? कंपनी को, ठीक है, कंपनी को मौका दिया गया है क्या?
कि वो कर दे अपना फाइल क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद इट्स ऑब्जेक्शन। लेकिन इन दो के बीच में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है प्राइमा फेसी केस ऑफ वाइंडिंग अप मेक आउट होता है। तो और जल्द से जल्द देना है, मतलब 30 डेज़ में देना है। अब आते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग। अच्छा, अब ये 30 डेज़ तो है, लेकिन क्या कुछ एक्सटेंशन हो सकता है? तो हाँ, 30 डेज़ का एक्सटेंशन हो सकता है। और ये एक्सटेंशन कौन देगा? ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल, क्योंकि ट्रिब्यूनल ही तो काम कर रहा है। और कब हो सकता है ये? कंटिजेंसी या फिर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, ठीक है, कंटिजेंसी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, CNSC, ठीक। Deposit of security. The tribunal may direct the petitioner to deposit such security for cost as it may consider reasonable as a precondition to issue direction to the company. मतलब the tribunal में ट्रिब्यूनल ऐसा डायरेक्ट कर सकता है क्या कि वो डिपॉजिट कर दे सच सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट। किस लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की है? तो फॉर कॉस्ट एज इट में कंसिडर रीजनेबल, जो उसको रीजनेबल लगती है, एज अ प्री कंसिडरेशन टू इश्यू सच डायरेक्शंस टू द कंपनी। फिर पनिशमेंट फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल नहीं किया तो इस केस में उसको 2 राइट्स उसकी चली जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? फॉरफिट द राइट टू अपोज द पिटीशन, मतलब अब कंपनी में कोई राइट नहीं कि वो उस पिटीशन को अपोज कर सके, ठीक है। फिर दूसरा है सच डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी। अब जो डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी है वो उनके ऊपर फ़ाइन लगेगा, जो कि हम सब सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो फ़ाइन कितना है मैं यहीं बता देता हूँ। वो फ़ाइन है 25,000 से 5 लाख रुपीज़ तक का, ठीक है। 25,000 से 5 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स से। और इसमें थोड़ा बहुत जेल का भी प्रावधान है। और जेल का प्रावधान कितने हैं? तो इसमें जेल का प्रावधान है, अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, और उसका आंसर है कितना? 6 मंथ्स। और विद द फाइन और विद बोथ, दोनों भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। 6 मंथ्स 25,000 से 5 लाख, सिंपल। Officer to pay cost of the company book of accounts completed and audited। अच्छा, इसका क्या मतलब है? The directors and other officers of the company in respect of which an order for winding up is passed by the tribunal। मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया है क्लॉज नंबर डी के हिसाब से 273 है, जिसमें कि 5 चीज़ें आती थी। उसकी चौथी चीज़ ये है, और 5वीं चीज़ होती थी जस्ट एंड इक्विटेबल, वहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सॉरी, ये तो वो वाले हैं जो उसके ऑर्डर्स थे ना, तो उसमें से जो अगर उसने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया है, तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर अगर पास कर दिया है तो 30 डेज़ में ऑफ सच ऑर्डर सबमिट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। किसकी कॉस्ट पे? कंपनी की कॉस्ट पे। क्या क्या सबमिट करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी कंप्लीटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर। मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको सबमिट करने हैं। किसको सबमिट करेंगे? अब हम याद रखना, भूल गए हो तो लिक्विडेटर, और मैनर स्पेसिफाई करेगा ट्रिब्यूनल, क्योंकि अब तो लिक्विडेटर आ गया है। तो आप किसको सबमिट करोगे? ट्रिब्यूनल को जाके सबमिट नहीं करोगे, किसको सबमिट करोगे? टू द लिक्विडेटर। क्या सबमिट करोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या क्या सबमिट करोगे आप? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन मुझे लगता है कि ये वही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 274। अब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन, वही जो ऊपर क्लॉज 4 में जो हम इस पेनल्टी से जो इसके पास राइट चली जाती कंपनी के पास, जो वहाँ मैंने बोला था कि 2 राइट चली जाती है, तो राइट एक ही जाती है, और वो राइट कौन सी जाती है? टू अपोज द पिटीशन। उसके अलावा लगता है फाइन लगता है डायरेक्टर्स ऑफिसर पे। कितना लगता है? 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक, या फिर 6 मंथ्स का जेल, या फिर बोथ। कंप्लेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर स्पेशल कोर्ट में बी फाइल्ड बाय। अच्छा, कंप्लेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्पेशल कोर्ट में बी फाइल्ड बाय। स्पेशल कोर्ट के सामने द कंप्लेंट में बी फाइल्ड इन दिस बिहाफ बिफोर द स्पेशल कोर्ट बाय रजिस्ट्रार, प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक। कंप्लेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर स्पेशल कोर्ट में बी फाइल्ड बाय। स्पेशल कोर्ट, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
तो अभी के लिए हम उसको बस याद कर लेते हैं कि स्पेशल कोड को कौन कौन दे सकता है। तो कौन कौन अभी हमारे पूरी पिक्चर में आया कौन कौन है, देखो एक तो रजिस्ट्रार आया, प्रोविजनल लिक्विडेटर है जिसका वाइंड अप हो रहा है वो, या फिर एनी पर्सन जो कि ऑथराइज था ट्रिब्यूनल द्वारा। बस तो एक्सेस में कौन सा आदमी है, बस वो पर्सन जो कि ऑथराइज था ट्रिब्यूनल द्वारा, क्योंकि इस आदमी के बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी तो सब सुने आदमी, देखो लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी नहीं करेगी सॉरी, लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर रजिस्ट्रार, इन लोग कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट के सामने। अब आता है कंपनी लिक्विडेटर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट। अब हम जो कंपनी लिक्विडेटर है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 275, और 275 में कितने सब सेक्शन हैं, इसमें है 6 सब सेक्शन। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहला सब सेक्शन जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो अपॉइंटमेंट कहाँ से होगा ऑफिशियल लिक्विडेटर का, तो ये होगा पैनल मेंटेन, ठीक है। कहाँ से होगा, पैनल मेंटेन, ठीक है। और ये पैनल का में मेंटेन होता है IBAC 2016 में जो पैनल मेंटेन किया जाता है लिक्विडेटर का, वहाँ से, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल एट टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप शैल अपॉइंट एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है या फिर लिक्विडेटर फ्रॉम पैनल मेंटेन। तो भाई थोड़ा सा ना पढ़ने के पहले पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ना भाई साहब दो तरीके से अपॉइंट किए जा सकते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर कहाँ से, एक तो आपका हो गया क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है। 2 टाइप के लिक्विडेटर मेरे को दिखे, एक तो हो गया मेरा ऑफिशियल लिक्विडेटर, और दूसरा कौन सा लिक्विडेटर हो गया जो कि किसने अपॉइंट किया है, जो कि मैंने लिया है पैनल ऑफ IBAC 2016 इनके पैनल से। तो 2 तरह के हो गए मेरे पास। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर बाय द ट्रिब्यूनल। द प्रोविजनल लिक्विडेटर और द कंपनी लिक्विडेटर एज द केस में भी, ठीक है, प्रोविजनल या फिर कंपनी लिक्विडेटर शैल बी अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टसी कोड। अब फिर से ऊपर जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर द पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल। जब ट्रिब्यूनल कर रहा है तो ट्रिब्यूनल किसी भी समय एक ऑर्डर पास कर सकता है किस बारे में, कि वो अपॉइंट कर दे एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को या फिर लिक्विडेटर फ्रॉम पैनल मेंटेन एज द कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में वही बात कर रहे हैं, प्रोविजनल लिक्विडेटर की बात कर रहा है या फिर कंपनी लिक्विडेटर की बात कर रहा है। तो अभी हमारे पास कितने टाइप के लिक्विडेटर आ गए, हमारे पास आ गया पहला तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, फिर आ गया प्रोविजनल, और फिर आ गया कंपनी लिक्विडेटर। द प्रोविजनल लिक्विडेटर और द कंपनी लिक्विडेटर एज द केस में बी शैल बी अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल फ्रॉम अमॉन्ग्स द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड अंडर IBAC। तो ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है ना, कौन सा प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर है, ये तो ट्रिब्यूनल कहाँ से अमॉन्ग्स्ट मतलब प्रोफेशनल्स ऑफ IBAC से ही अपॉइंट कर सकता है। और पहले केस में ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो सकता है और पैनल से भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन प्रोविजनल और कंपनी लिक्विडेटर केवल और केवल पैनल से हो सकता है। फिर ट्रिब्यूनल में लिमिट द पावर्स ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर वेयर अ प्रोविजनल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है किसको, प्रोविजनल लिक्विडेटर, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्रोविजनल लिक्विडेटर की। तो अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है ट्रिब्यूनल ने, तो द ट्रिब्यूनल में लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट हिज पावर्स बाय द ऑर्डर अपॉइंटिंग हिम। मतलब अब वो उसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कब कर सकता है, तो सबसे पहला वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कब, उसी ऑर्डर में जब उसने उसको अपॉइंट किया है। कब करेगा वो, उसी ऑर्डर में जब उसने उसको अपॉइंट किया है। कब करेगा, उसी ऑर्डर में, अपॉइंटिंग हिम, ऑर्डर अपॉइंटिंग हिम, ठीक है। अब ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ देखो कौन कौन सा ऑर्डर कर सकता है। तो इंटरिम ऑर्डर में मेरे ख्याल से ये इस टाइप का ऑर्डर आ सकता है, मतलब इंटरिम ऑर्डर नहीं, ये तो जब वो ऑर्डर किया है ना उसने ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट का, वो है। और दूसरा केस क्या है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर। तो ये सब्सिक्वेंट ऑर्डर उस इंटरिम ऑर्डर वाली क्लॉज का एक पार्ट हो सकता है, मैं क्लेम नहीं करता हूँ। ट्रिब्यूनल टू स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन जो भाई अपॉइंट कर रहा है वही बताएगा। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, ट्रिब्यूनल। तो अच्छा, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ चीज़ों पे बेस्ड होंगी और वही चीज़ें हमको याद करनी है।
तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, तो सबसे पहली है, देखो यहाँ पर हमने कहा TEQ और साइज़। TEQS तो सबसे पहले तो है T, तो T से होता है टास्क। सबसे पहले कि किस बेसिस पे आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करोगे, तो सबसे पहला होता है टास्क, T फॉर टास्क, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। फिर दूसरा, अब पहले तो वो सोचेगा कि भैया जो करना है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट। फिर दूसरी उसकी एलिजिबिलिटी, तो उसकी एलिजिबिलिटी हम क्या क्या देखेंगे, उसका कितना एक्सपीरियंस, उसका कितना क्वालिफिकेशन है। और फिर हम देखेंगे कि भैया कंपनी का साइज़ कितना है, ठीक है। तो याद करने वाला पॉइंट है ये, इसमें हमको 2-3 चीज़ें याद करनी है। क्या क्या याद करना है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो उसका टास्क क्या है, ठीक है। ये टास्क को करने के लिए उसके पास क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी है या नहीं, क्वालिफिकेशन है या नहीं, और आखिरी चीज़ है साइज़ ऑफ द कंपनी, ठीक। ये चीज़ें हमको हमारा ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा बिफोर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट के। फिर फाइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय लिक्विडेटर ऑन अपॉइंटमेंट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर और अ कंपनी लिक्विडेटर, चाहे वो प्रोविजनल लिक्विडेटर हो या कंपनी लिक्विडेटर हो, एज द केस में भी। सच लिक्विडेटर शेल फाइल अ डिक्लेरेशन, उसको डिक्लेरेशन देना है कब, जल्द से जल्द देना है, तो जल्द से जल्द। और कितना जल्द होगा, सबसे पहला जल्द हमने देखे 30 डेज़ का, अब उससे भी जल्द आने वाला है आपके सामने, कितना है, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। और उसको क्या क्या बताना है जब भी वो इस तरह से आ रहा है, तो उसको 2 चीज़ें बतानी है, और वो 2 चीज़ क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि विच शैल कंटिन्यू, तो अगर नंबर चाहिए तो क्या पॉइंट लिखना है, विच शैल कंटिन्यू थ्रू आउट द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जो कि कंटिन्यू होंगे उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के दौरान। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर एज अ कंपनी लिक्विडेटर, मतलब प्रोविजनल लिक्विडेटर को ही हम कंपनी लिक्विडेटर कब अपॉइंट कर सकते हैं, वाइल पासिंग द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखो ये चीज़ें ना मेरी वाली बात को पक्का कह रही कि उसके पास जो ऑप्शंस थे तो वो कुछ ऑप्शन नहीं थे। अब जब वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर करी है तभी वो ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकता है। क्या, जो प्रोविजनल लिक्विडेटर को उसने अपॉइंट किया था ना, इफ अपॉइंटेड अंडर दी एच ओ वाले क्लॉज में, अगर हमने उसको ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया था किसको, प्रोविजनल लिक्विडेटर को, तो उसी प्रोविजनल लिक्विडेटर को कंपनी लिक्विडेटर बना सकता है कब, कौन से ऑर्डर के टाइम पर, वो ऑर्डर है कौन सा, वो ऑर्डर है वाइंड अप ऑर्डर का, ठीक। ओके, नाउ रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। रिमूवल कब हो सकता है उसका, और रिप्लेसमेंट कब हो सकता है। अब एक चीज़ सोचो, लिक्विडेटर को किसने अपॉइंट किया है, ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। पूरा लिक्विडेशन मेनली हमारा कौन देखने वाला है, ट्रिब्यूनल। तो इसको निकालने में भी कोई आसान तो चीज़ें होंगी नहीं। अच्छा, अभी तक ना मैक्सिमम पॉइंट में हमारे पास कितने पॉइंट आ रहे थे सर, 5 पॉइंट आ रहे थे हर चीज़ में 5 सेक्शन में कंपनी का डिफरेंस था 5, वो जो अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया थे वो भी थे 5। तो इसको निकालने के क्राइटेरिया भी कितने हैं, 5, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। पहला मिसकंडक्ट, दूसरा, अच्छा जैसे ही मेरे को ये वर्ड आते हैं ना तो मेरे को दिमाग में आ जाता है फ्रॉड या फिर मिसफियंस, के मेरे दिमाग में आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस और फेल्यूर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलीजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड फंक्शन, ठीक। सबसे पहला क्या है, मिसकंडक्ट से याद ही आ जाता है फ्रॉड और मिसफियंस। दूसरा क्या है, इनकम्पिटेंसी या फिर फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, ये तो हमारे एथिक्स वाले चैप्टर की चीज़ें हैं। प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, अब ये एथिक्स वाले, देखो लिक्विडेटर तो हो सकता है ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन ये लिक्विडेटर उसकी एक्ट के हिसाब से उसकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस की बात हो रही है, हमारे एथिक्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वर्ड उससे रिसेंबल करता है। इनएबिलिटी टू एक्ट एज प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर, उसकी इनएबिलिटी होगा, वो एबल ही नहीं है काम करने के। और तीसरा आता है जो हमने ऊपर पढ़े थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंस की लैक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज
अपॉइंटमेंट जस्टिफाइंग रिमूवल। अच्छा, ऊपर जब हमने देखे थे ना कि उसको दो चीज़ बताना है, क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंस, ये सिर्फ उसको बताना है, जो कि उसके थ्रू आउट कंटिन्यू करना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो अपॉइंट नहीं हो सकता, नहीं, ये उसको बताना है, फिर डिसीजन लेगा ट्रिब्यूनल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट जस्टिफाइंग रिमूवल। अब इसके बारे में ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो अभी तो हमको जितना पता है हम बस इसको इतना ही समझते हैं। मैं अगर इससे कोई डिसीजन लेना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा, देखो इसके हेडिंग क्या है, रिमूवल और रिप्लेसमेंट। तो रिमूवल मतलब उसको रिमूव कर देगा अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये जस्टिफाइड रीज़न है कि भैया इसकी तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इंडिपेंडेंस हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम। अब हमारा पहला क्लॉज तो आ गया कि किन किन ग्राउंड्स पर वो हो सकते हैं। कितने ग्राउंड्स थे? 5। पहला क्या था? मिसकंडक्ट, दूसरा था फ्रॉड एंड मिसफियरेंस, और तीसरा क्या था? प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, और चौथा क्या था कि यहाँ हमारी इनएबिलिटी हो जाए एक्ट करने की प्रोफेशनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर की। और 5वां पॉइंट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कैरी आउट होने वाले हैं थ्रू आउट द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। फिर ट्रांसफ़र ऑफ वर्क ऑफ लिक्विडेटर इन इवेंट ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। कौन से कंसिडरेशन में है? डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर। अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर कंपनी लिक्विडेटर, देखो प्रोविजनल भी और कंपनी भी, ठीक है, इनकी डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल हो जाए। अब हमने यहाँ पर लेना बस, अब बार बार वही बात नहीं करेगा वो सेक्शन, अब वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो सेक्शन क्या बोलेगा कि अगर इनकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए या फिर रिमूवल हो जाए तो ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र द वर्क असाइन टू हिम और टू अनदर कंपनी लिक्विडेटर। तो क्या बोला गया? तो उस केस में ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र कर सकता है उसके वर्क को। अब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो खुद तो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो बस इसको ऐसे ही याद रखो कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन रिमूवल वगैरह इसमें साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो अब रिमूवल या रेजिग्नेशन हो तो वो तो चला गया, तो वो क्यों देगा भाई? वो उसकी ईगो नहीं है क्या? तो इस केस में क्या बोला उसने? द ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र द वर्क असाइन टू हिम। तो देखो कौन असाइन करेगा वर्क, ये आ सकता है एमसीक्यू में, तो ट्रिब्यूनल ही ट्रांसफ़र करेगा जो भी उसको वर्क असाइन किया गया है। और वो किसको ट्रांसफ़र करेगा? अनदर कंपनी लिक्विडेटर को। अब यहाँ पर अनदर प्रोविजनल वाले को नहीं करेगा, जो भी अब जो भी आने वाला तो कंपनी लिक्विडेटर, तो उसको ही ट्रांसफ़र करेगा। रिकवरी ऑफ लॉस और डैमेज फ्रॉम द लिक्विडेटर। अब मेरे हिसाब से जितना भाई मेरे को समझ आया, ये ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये ऊपर के 2 क्लॉज को अपने अंदर ले करके आने वाला है। और वो कैसे लेके आने वाला है हम देखेंगे अभी। एक बार इसको इंग्लिश की बेसिक रीडिंग रखते हैं। वेयर द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एनी लॉस और डैमेज टू द कंपनी ड्यू टू फ्रॉड और मिसफियरेंस और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ its powers and function, the tribunal may recover or cause to recover such loss or damage from the liquidator and pass such order as it may deem fit। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ लॉस होगा। ठीक है, ये तो उसका हेडिंग ही है, रिकवरी ऑफ लॉस। लेकिन वो कब कब होगा? तो रिकवरी ऑफ लॉस हर केस में नहीं होगा, हर रिमूवल के हर केस में नहीं होगा। अच्छा, अब ये बता कि अगर उसकी इनएबिलिटी हो गई एक्ट करने की प्रोफेशनल लिक्विडेटर, मान लो कि वो वो हो गया, क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या वो कहाँ से देगा भाई? वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये तो इनएबिलिटी में आएगा, प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस में नहीं आएगी, तो इनएबिलिटी होगी ना कि वो प्रोफेशनल लिक्विडेटर नहीं बन सकता। ठीक है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ, क्योंकि ये तो उसने पहले ही बता दिया था। तो इन केसेस में वो थोड़ी उससे आप रिकवर कर लोगे। तो आप रिकवर किससे करोगे? इन 2.5 केसेस में, 2.5 के बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फिर से वहाँ पर कवर नहीं हुआ है। केवल और केवल क्या हुआ है कवर? मिसकंडक्ट, फ्रॉड और मिसफियरेंस, या फिर DD एंड, हाँ फिर से देख लेते हैं, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलिजेंस। ठीक है, ड्यू केयर एंड डिलिजेंस। ठीक है, DC और DD, ड्यू केयर एंड ड्यू डिलिजेंस। तो ये 2.5 पॉइंट ऊपर से ले रहे हैं हम, और हमको वर्ड क्या याद रखना है? 2.5 पॉइंट्स, क्योंकि पहला दूसरा तो पूरा का पूरा आ गया। देखो फ्रॉड और मिसफियरेंस, लेकिन इसमें एक और वर्ड नहीं आया, यानी कि हम केवल और केवल ये भी नहीं आया वहाँ से, सॉरी यार,
ये भी नहीं आया, केवल यहाँ से तो 1.5 पॉइंट, केवल हम 1.5 पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ से। कहाँ पर? इसके लिए तो हमको 1.5 पॉइंट उठाना है। और पॉइंट कहाँ से उठाना है? 2 से, और 2 से 3 में 3 का आधा, और आधा कौन सा? सेकेंड हाफ। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू केयर। ठीक, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर। किसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया? लिक्विडेटर को नहीं दिया बेटा, प्रोविजनल लिक्विडेटर को दिया। क्या बोल रहा है? द ट्रिब्यूनल शेल बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में वो क्या ऑर्डर पास कर रहा है? ऑफ कोर्स रिकवरी ऑफ लॉस वगैरह के ऑर्डर जो पास कर रहा है वो, उसको क्या देना है? बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर और द कंपनी लिक्विडेटर। तो यहाँ उसने हमारा बनाया पोपट, और आगे जाके उसने बोलिया कि भैया दोनों ही हैं इसमें। हेडिंग से हमें सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हेडिंग बनाता है बुक वाला, यानी हमारा ICI। तो हम इस हेडिंग के ऊपर ध्यान ना दें और अंदर का प्रोविज़न पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे भविष्य के लिए। अब आता है क्या? सेक्शन नंबर 277। अगर आपको क्लिक कर गया तो ये एक कमेटी भी बना के देके जाता है, और उस कमेटी का नाम है सेल कमेटी। पहली कमेटी होती है कौन सी? वाउंड अप की कमेटी, सॉरी सेल कमेटी नहीं, वाउंड अप की कमेटी, क्योंकि चैप्टर ही वाउंड अप का है, और चैप्टर नंबर है 7 और सेक्शन नंबर 277, और उसी में आता है हमारा वाइंड अप कमेटी। अब इंटीमेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब इसमें वो क्या बोल रहे थे? उसने पूरा चार्ट से ही समझाया है। इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अच्छा जो भी अभी तक ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने किया है वाइंडिंग अप का, इसका उसका, तो ये ऑर्डर किसको हम इंटीमेट करेंगे, यही हमको ये सेक्शन बताना है। वेयर ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर और वाइंडिंग अप। अभी तक वो 3 ऑर्डर कर चुका है, माय बैड। क्या प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर भी कर चुका है, कंपनी लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट का ऑर्डर भी कर चुका है, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ द ऑर्डर भी कर चुका है। लेकिन इसमें फिर से आप एक बार रुक जाओ। वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर और वाइंडिंग अप, केवल 2 ऑर्डर की बात की गई है। कौन से 2 ऑर्डर की बात की गई है? वो ऑर्डर है प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर वाइंड अप ऑर्डर। ठीक है, 3 नहीं है, केवल 2 टाइप के ऑर्डर जो अभी तक ट्रिब्यूनल कर चुका है। तो उसको विद इन कितने, अब सबसे जल्दी से जल्दी फिर से आप सब चीज़ जल्दी हो तो 7 डेज। ठीक है, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर कॉज इंटीमेशन देयर ऑफ टू बी सेंड टू। इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट, अभी देखो हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, 7 दिन, और दूसरा किसका होगा? तो प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर। और उसको ये चीज़ किसको बतानी है? हमारे का इसमें सबसे पहले कंपनी लिक्विडेटर को बतानी है, ओके, या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर को बतानी है, एज द केस में भी। और साथ साथ किसको बताना है? रजिस्ट्रार को। ठीक है, 3 लोगों को उसको बताना है, कंपनी लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर, या फिर रजिस्ट्रार नहीं, और रजिस्ट्रार को। तो भैया हम जो है ना पहले से ही पढ़ रहे थे यार, उसमें प्रोविजनल लिक्विडेटर भी हो सकता है, कंपनी लिक्विडेटर भी हो सकता है, और आखिर में बात आती है किसकी? रजिस्ट्रार की। और जल्द से जल्द करना है, मतलब 7 डेज में करना है। रजिस्ट्रार टू नोटिफाई द पासिंग ऑर्डर। अब इससे हमें क्या पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑल कंपनीज, हर कंपनी के रिस्पेक्ट में। ऑन रिसीप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर और वाइंडिंग अप ऑर्डर, द रजिस्ट्रार शैल मेक एन इंडोर्समेंट। क्या देना है उसको? इंडोर्समेंट। क्या देना है उसको? इंडोर्समेंट to that effect in his records relating to the company and notify in the official gazette that such an order has been made। अब इसमें ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको सीधे ये वाले चार्ट से याद कर लो, क्योंकि इसमें वही लिखा है जो मैंने लिखा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भाई आप जानो और आपका काम जाने। तो इसमें क्या लिखा है? ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ PL और CL और वाइंडिंग अप, रजिस्ट्रार शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जैसे ही उसको रिसिप्ट हो गया क्या? ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। किसका अपॉइंटमेंट? प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर या फिर वाइंड अप, वही 3 ऑर्डर थे। तो देखो अब फिर से हमारी चीज़ प्रूफ हो गई कि यहाँ पे फिर से 2 नाम यूज़ हैं, भले वो स्लैश में यूज़ हुए हैं। तो ऐसे तो स्लैश में वाइंडिंग अप भी है। हाँ, तो ये ऑर्डर किसको रिसीव हुआ था? रजिस्ट्रार को। हमने दिए सबसे पहले ये चीज़ किसको बताए थे? इन लोगों को बताए थे। अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अब काम जो करेंगे ना वो कौन करेगा? रजिस्ट्रार, क्योंकि वो दोनों तो 7 डेज़ में अपने आप के बारे में किसको बताने वाले थे? देखो हम भूल गए। जैसे ही उनको पता चला कि हमको अपॉइंटमेंट किया गया है तो वो 2 चीज़ें बताने वाले थे, COI यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और
इंडिपेंडेंस जो कि थ्रू आउट कंटिन्यू करना, और वो ये किसको बताने वाले थे, ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना, याद आया। तो उसको हम कनेक्ट हुए करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं कि जब भी जैसे ही ऑर्डर आया था, अब ये ऑर्डर का इंटीमेशन उन लोगों को तो मिल गया, तो उन लोगों को तो 7 दिन में जैसे ही पता चला अपॉइंटमेंट का, तो उन्होंने ये 2 चीज़ बता दी ट्रिब्यूनल को। लेकिन अब बात किसकी आई, रजिस्टर की। अब रजिस्ट्रार किसको बताएगा, तो रजिस्ट्रार किसको बताएगा, अब रजिस्ट्रार को हम क्या बताएंगे, पहले तो ये देखो, तो हम रजिस्ट्रार को तो ये बताएंगे ना कि भैया हमने इन लोगों को अपॉइंटमेंट कर लिया है, ठीक है, हमने क्या कर लिया, इन लोगों का अपॉइंटमेंट, इन लोगों का ऊपर वाले लोगों का हमने तो इनका अपॉइंटमेंट कर लिया, ये हम रजिस्ट्रार को बताएंगे। रजिस्ट्रार का क्या काम आता है वो हम इसमें देखना है। तो जैसे ही उसको पता चला कि हाँ भैया ऐसा ऐसा हो गया है, लिक्विडेटर वगैरह आ गए हैं, तो फिर वो अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज वाले को बता देगा। और हर कंपनी के इसमें तो उसको ये करना ही है, क्या करना है, उसको एक इंडोर्समेंट बनाना है और इसको देना है किसमें, ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑर्डर शेल बी डीम टू बी द नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, नोटिस ऑफ डिस्चार्ज माना जाएगा। किसका किसका डिस्चार्ज, भाई जो भी कंपनी में है, तो कंपनी में कौन कौन है, कुछ ऑफिसर है, कुछ एम्प्लॉय है, या फिर कुछ वर्कमैन है, इन लोगों का डिस्चार्ज। वाह कितना सिंपल पॉइंट है। लेकिन बॉस इसमें ना 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कंटिन्यूड। अब भैया बिजनेस जब कंटिन्यू कर रहा है कंपनी का, तो आप क्या इन लोगों को निकाल दोगे क्या, नहीं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जब आप पढ़ोगे। Constitution of winding up committee to monitor liquidation proceedings within 3 weeks from the date of passing of winding up order। कितने दिन में, within 3 weeks, कितना 3 weeks। अभी तक केवल 7 डेज आए थे, कोई वीक नहीं आते, ये पहली बार आ रहा है क्या वीक। अभी हमने डेज वैसे कितने कितने पढ़े, 60, 30, 90, 7 और ये पहली बार आ रहा है वीक्स में। और वीक्स में क्या आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप कमिटी टू मॉनिटर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। यानी ये है वही चीज़ जिसकी हमने बात की थी शुरुआत में, और वो थी क्या, वाइंड अप कमिटी। तो विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर के पास होने के 3 weeks में अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी लिक्विडेटर की। उसको क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनाना है, क्या बनाना है, एप्लीकेशन, और वो किसको देना है, ट्रिब्यूनल को। अब कंपनी लिक्विडेटर बोलेगा, सर ट्रिब्यूनल जी आप हमको बना के दो क्या, एक कमेटी, और इस कमेटी का नाम रखा गया वाइंडिंग अप कमेटी। और क्यों दें हम ट्रिब्यूनल बना, तो भैया मेरे को असिस्टेंस और मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस ऑफ लिक्विडेशन को, ठीक है, बाय द कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है। तो मेरे को असिस्ट और मेरे को मॉनिटर भी कर लेना आप इस कमेटी द्वारा। लेकिन उसको 3 वीक्स में, जैसे ही ऑर्डर आया वाइंडिंग अप का, उसके 3 वीक में उसको ये काम करना है। फंक्शन एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5 एंड सच वाइंडिंग अप कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। वाइंड अप कमिटी का कैसा कंपोजिशन होता है, तो इसमें कौन कौन होता है, देखो एक तो होता है इसमें क्या, लिक्विडेटर। अच्छा लिक्विडेटर कौन सा, ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर दूसरा होता है क्या, नॉमिनी ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर्स, केवल और केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नॉमिनी। किसका नॉमिनी, केवल और केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नॉमिनी। किसका नॉमिनी, केवल और केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नॉमिनी। पहला बंदा हो गया ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा अटैच किया गया हो, ठीक है, ट्रिब्यूनल द्वारा अटैच किया गया हो ऑफिशियल लिक्विडेटर। देखो हमने वहाँ पर पढ़े थे, अब ये चेंज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये सब्जेक्ट ही ख़त्म होने वाला है जब हमारे कोर्स से, तो हम इसमें फालतू का दिमाग क्यों लगाएं, ठीक है। तो अभी तो हम बस याद करने की कोशिश, और किसको याद करने में मुश्किल नहीं, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसका क्या काम है, वो अलग है या नहीं, हम उतनी डीप में क्यों जाएँ, ठीक। ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू द ट्रिब्यूनल, जो कि ट्रिब्यूनल ने अटैच किया था वो ऑफिशियल लिक्विडेटर। और दूसरा कौन सा पर्सन है, नॉमिनी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। किसका नॉमिनी, सिक्योर क्रेडिटर का नॉमिनी। ये हो गए 2 बंदे। अब बचा कौन सा, तीसरा बंदा। तो तीसरा बंदा क्या है, प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो नॉमिनी 2 लोग के हैं, एक तो सिक्योर क्रेडिटर के और दूसरे प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ऐसा प्रोफेशनल जिसको
ट्रिब्यूनल ने नॉमिनेट किया, ऐसी कमेटी बना दी जाए। ठीक है, अब इसमें कितने, अब इस काम क्या है इस कंपनी का। ठीक है, तो इस कंपनी के काम को हम तीन चीज़ों के रूप में देखने वाले हैं। पहला है एसेट, दूसरा है स्टेटमेंट्स टाइप की चीज़ें, और तीसरा है पेमेंट टाइप की चीज़ें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एसेट। एसेट को कोई क्या ही कर लेगा, सबसे पहले तो एसेट को वो क्या कर सकता है, टेक ओवर करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसके फंक्शन क्या हैं, किसके फंक्शन देख रहे हैं हम, वाइंडिंग अप कमेटी के। तो वाइंडिंग अप कमेटी का क्या क्या फंक्शन है, तो हम वो देख रहे हैं। तो अब वाइंडिंग अप कमेटी के फंक्शन हम देखने वाले हैं किसमें, 3 तरीक़ों से। पहला है एसेट के तरीके से, स्टेटमेंट की बातें करेंगे हम कुछ, और फिर कुछ अदर बातें करेंगे जिसमें पेमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसेट की। ठीक है, अब ये कमेटी एसेट के लिए सबसे पहले क्या करेगी, तो एसेट को सबसे पहले तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो एसेट को करेगी टेक ओवर ऑफ द एसेट। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, टेक ओवर ऑफ द एसेट। अब दूसरा एसेट से रिलेटेड पॉइंट क्या है, ये वाला दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, भले इसमें 5वें नंबर पर, लेकिन हम उसको याद रखेंगे क्या, सेल ऑफ एसेट। उसने सबसे पहले तो क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, मतलब अपने पास ले लिया, फिर पास लेके उसको बेच दिया, और बेचने के बाद रिकवरी कर ली जो भी चीज़ आई उसकी। तो इसके लिए पॉइंट क्या यूज़ हुआ, थर्ड पॉइंट, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कैश और एनी अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग बेनिफिट्स। ठीक है, तीसरे पॉइंट में उसने क्या कर लिया, रिकवरी कर ली किसकी, प्रॉपर्टी, कैश और एनी अदर एसेट ऑफ द कंपनी की इंक्लूडिंग बेनिफिट्स डिराइव्ड देयर फ्रॉम, इन सब चीज़ की रिकवरी कर ली। तो सबसे पहले उसने क्या किया, टेक ओवर सेल, सेल से रिकवरी। अब एसेट की 3 ही बातें थी, अब आती किसकी, स्टेटमेंट की बातें। तो स्टेटमेंट किस किस टाइप के, एक तो हमने पढ़े थे क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो वो यहाँ पर आ गया। सबसे पहले उसको क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, उसको ना बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं करो तो भाई क्या करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड वाले पॉइंट में पहला पॉइंट यही है कि हमको एग्जामिनेशन करना है किसका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। उसके बाद क्या होता है डॉक्यूमेंट, तो भैया ऑडिट रिपोर्ट होती है, फिर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी जो कि ऊपर हमने ले लिए थे अपनी कॉस्ट पे, याद है दोस्तों। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, इनको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ये तो बने बनाए, इसको क्या एग्जामिन करोगे, तो रिव्यू अच्छा वर्ड रहता है। ठीक है, रिव्यू बोलना, लिख के आना रिव्यू, ऊपर वाले में एग्ज़ाम लिख देना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम अकाउंट्स के पेपर में पढ़ते थे, तो इसलिए उसको हम याद रख सकते कि एग्जामिनेशन, लेकिन अकाउंट्स हम इतनी बार पढ़ चुके कि अब हम उसका एग्ज़ाम देने की इच्छित नहीं है, इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ क्या करेंगे, रिव्यू। तो ऑडिट और अकाउंट्स का हमको क्या करना है, रिव्यू, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्या करना है, एग्जामिनेशन। अब इतना टाइम इसमें दिया है तो इसको याद रखना है यार एग्ज़ाम के पहले। फिर उसके बाद अब हमने स्टेटमेंट वाले भी पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो एसेट के हमने 3 पॉइंट थे, टेक ओवर, सेल और रिकवरी, और फिर स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट थे, ऑडिट रिपोर्ट का रिव्यू और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बचा क्या, फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज। ठीक, हाँ ऐसे नहीं, हमने इसको कैसे याद किए हैं, हमने इसे याद किए हैं थ्रू सम ऑफ द पेमेंट टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो पेमेंट टाइप की चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली क्रेडिटर। पेमेंट आपको किसको किसको करना है, ठीक है, जो भी लाइबिलिटी वाली चीज़ है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आता है लाइबिलिटी में मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हमको पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटर्स को। तो बाहर वालों को कर दिया, अब अपने वालों को करोगे तो अपने वाले को आना है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को आप क्या देते हो, डिविडेंड, अगर देना है कोई तो। ठीक है, सबसे पहले आ गया क्रेडिटर, उसके बाद हो गया अपने वालों में हम देते हैं क्या, डिविडेंड। ठीक, उसके बाद अगर कोई क्लेम्स हैं, अभी हम सिर्फ बोल दे रहे हैं और याद कर ले रहे हैं, अगर कोई क्लेम्स हैं तो क्लेम्स को क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, उनके साथ समझौता कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़, या तो उनको छोड़ सकते हो, या फिर उसका पूरा का पूरा सेटलमेंट कर सकते हो। या तो मैं सेटलमेंट कर दूंगा, या तो उसके साथ कोई मांडोली कर लूँगा यानी कॉम्प्रोमाइज़, या फिर मैं उसको अबंडन यानी छोड़ दूंगा। ठीक है, इतनी चीज़ें की जा सकती हैं किसके साथ, क्लेम्स के साथ। डिविडेंड की बात कर ली, और हमारा फेवरेट एनी अदर फंक्शन एज द ट्रिब्यूनल मेगा एरेक्ट अदर फंक्शन। तो इसमें पॉइंट कितने थे, 9, जिसमें से हमको सबसे ईजी से सबसे अच्छा याद करने के लिए कौन सा, एनी अदर ऑर्डर। तो सबसे पहले ये तो लिखिए आना, तो 1 नंबर तो आपका पक्का है। अब इस पक्के को करने के लिए आपको कम से कम 1 पॉइंट और सही लिखना है।
तो सबसे पहला हम देखो हमने क्या पढ़े थे भैया, कौन सी कंपनी है, वाइंडिंग अप कमेटी। वाइंडिंग अप में क्या होता है, हमारे एसेट बिक के लोगों को पैसा मिल जाता है, तो एसेट बिकते हैं और लाइबिलिटी का पेमेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एसेट बिकना। तो एसेट ऐसे ही नहीं बिक जाएंगे, एसेट कब बिकेंगे, जब उसको वाइंड अप कमेटी क्या करेगी, टेक ओवर से उसको सेल करेगी। सेल करने से पैसा थोड़ी आ जाएगा, पैसा कब आएगा, जब आप रिकवर करोगे। रिकवर किसको करोगे, प्रॉपर्टी, कैश और एनी अदर एसेट को इंक्लूड है उनका बेनिफिट। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए जो कि एसेट से रिलेटेड है। अब एसेट आपने बेच दिया हो तो भैया आपको कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो इसलिए हमने पॉइंट के आंसर डिस्कस किए थे स्टेटमेंट से रिलेटेड। या फिर अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूँ ना, तो देखो मैंने एसेट को रिकवर कर लिया, अब मैं लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूंगा। तो लाइबिलिटीज़ का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली लाइबिलिटी कौन सी आती है, तो क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर को आपको कर देना है क्या, पेमेंट, और कंट्रीब्यूटरीज जो हैं उनको भी पेमेंट कर देना है। कंट्रीब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ लिए थे 6 मंथ्स 18 मंथ्स, अगर याद हो तो 16 मंथ्स 18 मंथ्स और 6 मंथ्स अगर वो उसके नेम में हो या फिर डेथ से उसके पास डिवॉल्व हुए हों। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटरीज, ये हम पढ़ रहे थे। अब हमने दे दिया सबसे पहले, हाँ तो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे लाइबिलिटी वाले। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले मुझे आता था क्रेडिटर, मतलब बाहर वाले या फिर कंट्रीब्यूटरी। और कंट्रीब्यूटरी क्योंकि ये रिलेटेड है शेयर से, तो मुझे दूसरा पॉइंट फट से याद आ जाता है, मेरे अंदर के लोग यानी कौन है, शेयर होल्डर को हम ज़्यादातर कह देते हैं डिविडेंड। तो पेमेंट वाले पॉइंट में हमारे पास 2 पॉइंट बन के तैयार हो गए। उसके बाद ये जो पेमेंट देना है, अब इसके बारे में सोचना है कि क्या हम इसको पूरा का पूरा देते हैं, मतलब सेटलमेंट, क्या हम उसको कुछ भी ना दे तो उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट, अबंडनमेंट। और तीसरा बात है कि हम उनसे कर ले मांडवली, और मांडवली को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। आते हैं हम आखिरी पॉइंट पे। अब ये सब चीज़ों का हमको क्या करना है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, में करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमको क्या क्या बोलना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमको क्या लिखना है, एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो वर्ड कौन सा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो हम उसका जो वर्ड हम उसके बारे में लिखेंगे वो भी बड़ा फैंसी होगा। तो फैंसी वर्ड क्या होता है, एग्जामिनेशन। और दूसरा क्या है, अकाउंट्स और ऑडिटर वाली, ये तो सुनी चीज़ें, तो इसको क्या कर लो, रिव्यू। बस इतना काम होता है किसका, वाइंडिंग अप कमेटी का। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कमेटी बिफोर द ट्रिब्यूनल। अच्छा, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड मिनट्स। अच्छा, फिर से हेडिंग को छोड़ दो, क्योंकि हेडिंग में तो ये हमें दे देता है धोखा, गद्दारी करवे। ठीक है, द कंपनी लिक्विडेटर शैल प्लेस बिफोर द ट्रिब्यूनल। एक कंपनी लिक्विडेटर को क्या प्लेस करना है, ट्रिब्यूनल के सामने। किसको पेश करना है, कंपनी लिक्विडेटर को। किसके सामने, ट्रिब्यूनल के सामने। अ रिपोर्ट अलॉन्ग विथ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन मंथली बेसिस ड्यूली साइंड बाय द मेंबर present in the meeting for consideration till the final report for the resolution of company submitted before the tribunal। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम आते हैं ऊपर से कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इंटीमेशन टू द कंपनी लिक्विडेटर्स, प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार। इंटीमेशन की बात कर रहे थे, और इंटीमेशन में हमने देख लिया था कि भैया ये रजिस्ट्रार को क्या क्या, वो सिक्योर लिस्टेड कंपनी और ये वो। फिर उसके बाद हमने एकदम से ये पॉइंट हमको कहाँ लेके आ गया, फंक्शन ऑफ द वाइंडिंग अप कमेटी। जैसे वाइंडिंग अप कमेटी में कौन कौन होता है ये भी पढ़ लिए थे हमने। और फिर उसके बाद हमने देख लिया फंक्शन क्या होता है। अच्छा, वाइंडिंग अप कमेटी में कौन कौन होता है, भाई जितना रिवाइज करो उतना अच्छा है ना। तो कौन कौन होता है, देखो लिक्विडेटर होता है, फिर 2 टाइप के नॉमिनी होते हैं। एक तो नॉमिनी होता है जो कि कौन करता है, नॉमिनी प्रोफेशनल होता है जो कि नॉमिनेट कौन करता है, ट्रिब्यूनल। और दूसरा होता है नॉमिनी ऑफ सिक्योर क्रेडिटर्स और ऑफिशियल लिक्विडेटर एडजस्ट करता है ट्रिब्यूनल। फिर ये चीज़ें इसकी फंक्शन थी। अब हम आ रहे हैं कहाँ, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कमिटी बिफोर द ट्रिब्यूनल। अब इसको धीरे से और आराम से समझने की फिर से कोशिश करते हैं। द कंपनी लिक्विडेटर शैल प्लेस बिफोर द ट्रिब्यूनल। एक कंपनी लिक्विडेटर को किसके सामने क्या पेश करना है, तो किसके सामने क्या पेश करना है, बिफोर द ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या देना है उसको, रिपोर्ट अलॉन्ग विथ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी। जो कमिटी की मीटिंग हुई है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी, यानी कौन सी कमिटी, वाइंडिंग अप कमिटी 277 वाली। इस कमिटी की जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हुए हैं हर मंथ के। ठीक है, और इसको साइन किसको करे, कौन साइन करेगा, भाई मेंबर की मीटिंग है तो मेंबर ही उसको साइन करेंगे। साइन बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन till the final report for dissolution of the company is submitted before the tribunal। ऐसा उसको कब तक करना है, जब तक फाइनल रिपोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी सबमिटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल, तब तक उसको ऐसा करना है। कंपनी लिक्विडेटर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट।
द कंपनी लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर द ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी। तो कंपनी लिक्विडेटर का क्या काम है कि वो क्या बनाए, ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट बनने के पहले जो रिपोर्ट बनती है ना, ड्राफ्ट मतलब कच्ची रिपोर्ट, ठीक है। द कंपनी लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर द ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी। ट्रिब्यूनल नहीं बेटा, यहाँ क्या लिखा है, वाइंडिंग अप कमिटी, वाइंडिंग अप कमिटी, वाइंडिंग अप कमिटी। Submission of approved final report before the tribunal for passing of dissolution orders. The final reports to approved by the winding up committee. फाइनल रिपोर्ट जो बनी है, जो कि अप्रूव किसने की थी, वाइंड अप कमेटी ने, क्योंकि इसने तो फॉर अप्रूवल ही इनको दिया था ना, तो भैया अप्रूवल कौन करेगा, वाइंड अप कमेटी। तो जो इसने एप्लीकेशन दिया था उसके अप्रूवल के बाद तो वो क्या बन गई, देखो ड्राफ्ट रिपोर्ट इसने उसको भेजा तो वो बन के आ गई फाइनल रिपोर्ट। तो अब जब ये फाइनल रिपोर्ट बन गई और इसको अप्रूव कर दिया कमेटी ने, तो अब इसे सबमिट करना है फिर से कंपनी लिक्विडेटर को। तो सबमिट कोई जाके वो कमेटियाँ नहीं करेंगे, वो तो भैया बड़े लोग हैं, वो नहीं सबमिट करेंगे। 3 लोग बड़े लोग होते हैं तो वो सबमिट नहीं करेंगे। सबमिट कौन करेगा, कंपनी लिक्विडेटर। किसके पास, वही हमारा पुराना बंदा है, ट्रिब्यूनल के पास, फॉर पासिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर 10, इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द, मतलब इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो वाइंडिंग अप ऑर्डर का क्या इफेक्ट होता है, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर का ये इफेक्ट होता है कि हम उस इफेक्ट को पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 278 में। ठीक, क्या इफेक्ट होता है वाइंडिंग अप ऑर्डर का, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर का ये इफेक्ट होता है, द वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ द कंपनी शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड ऑल द कंट्रीब्यूटरीज ऑफ द कंपनी। किसके किसके अगेंस्ट में ये काम करेगा, क्रेडिटर्स, contributaries as it had been out on the joint petition of the creditors and contributaries। सभी पे वो अप्लाई हो जाएगा, क्रेडिटर पे हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी के फेवर में हो जाएगा। फेवर में किसके होगा, देखो 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 ये वर्ड पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, शेल ऑपरेट इन फेवर ऑफ, फेवर किसका फेवर करेगा, हर क्रेडिटर का। भाई वाइंड अप किसके फेवर के लिए हो रहा है, क्रेडिटर के लिए और कॉन्ट्रीब्यूटरी के लिए, क्रेडिटर के लिए और कॉन्ट्रीब्यूटर के लिए, इन्हीं के फेवर उसके लिए तो हो रहा है। भाई शेयर होल्डर तो कंपनी के ही बंदे हैं। अरे हाँ, मैंने माना कि ओनर का पैसा जाता है, लेकिन एक्चुअली तो वो कंपनी के ही बंदे हैं। तो फेवर ऑफ एक्चुअली किसका, सीसी मतलब क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी का। अगर 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 वो जॉइंट पिटीशन डाला गया था क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी के द्वारा। ठीक, अब आएगा हमारा पॉइंट, स्टे ऑफ सूट एटसेट्रा ऑन वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर। बाद में देखते हैं इसको।